वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो टर्की में फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि हर साल टर्की की तरफ से बैचलर मास्टर और पीएचडी के स्कॉलरशिप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना ऑफर किए जाते हैं। ये ना कोई एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करता है, ना ही यहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप टर्की में अंडर टर्की बुर्सलेरी स्कॉलरशिप के लिए फॉर 2026 इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप है क्या, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से अप्लाई करनी होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल शेयर करने लगूंगा, इंक्लूडिंग सारे स्कॉलरशिप के जहाँ पे अकाउंट बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग जो वेबसाइट होगी उसका लिंक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि ये स्कॉलरशिप है क्या। ये जो स्कॉलरशिप है हर साल टर्की की तरफ से बैचलर मास्टर और पीएचडी और रिसर्च लेवल के लिए तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना ये ऑफर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना इसको जो फंड करते हैं ना वो टर्की की गवर्नमेंट खुद फंड करती है। ठीक है, जिसमें बैचलर मास्टर और पीएचडी रिसर्च के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है स्कॉलरशिप की वो है 10 जन 2026 टू 20 फरवरी 2026। ठीक है, ये जो हर साल इसकी ओपन होती है। इसकी वीडियो अभी जल्दी बनाने का मकसद ये है कि इसमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन या थोड़ा सा इसमें टाइम लगाना पड़ता है, लाइक यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसी वीडियो को अभी इतना जल्दी अपलोड करने का मकसद था क्या। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के जो ना बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे बेनिफिट्स ये है कि 100% फ्री होता है। कोई लाइक अगर आप पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई भी सेमेस्टर की फ़ीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। कंप्लीटली डिग्री आपकी फ्री ऑफ ट्यूशन फ़ीस कराई जाती है। ठीक है, उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ठीक है, 3500 जो उनका करेंसी है टीआरवाई पर मंथ आपको बैचलर स्टूडेंट को दिया जाता है। लाइक जो एफएससी के स्टूडेंट है वो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद सेकंड है जी मास्टर, वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर किया हुआ है या बीए एमए की हुई है, एमएस एमफिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 5000 जो उनकी करेंसी है पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद जो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, पीएचडी के लिए 6500 पर मंथ जो है ना दिया जाता है। इसके साथ साथ फ्री एकोमोडेशन लाइक वहाँ का हॉस्टल बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। आपको खुद वहाँ पे रिहाइश मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। उसके साथ साथ आपको कम्प्रीहेंसिव मेडिकल कवरेज भी दी जाती है तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो इस स्कॉलरशिप के अंडर सिलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए जी, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो टू एंड फ्रॉम की जो टिकट के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी खुद आपको करा के देते हैं। वो भी एक्सपेंसेस आपको अपनी तरफ से नहीं करने होते। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको 1 साल के लिए टर्किश जो लैंग्वेज का कोर्स होता है वो भी बिल्कुल फ्री में कराया जाता है। ठीक है, अब ये सारे बेनिफिट्स हैं लाइक ऑलमोस्ट 100% फ्री है, जिसमें कोई फीस नहीं है, कोई माना खर्चा भी वो खुद दे रहे हैं, रिहाइश भी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ टू एंड फ्रॉम टिकट भी दे रहे हैं, आइल्स की भी जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल फ्री ऑलमोस्ट 100% ये स्कॉलरशिप कवर करता है तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो भी स्टूडेंट टर्की में पढ़ना चाहता है। तो अब यहाँ पे इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे इवन कि आपको एमबीबीएस भी कराई जाती है, मेडिकल से के सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं अगर वो करना चाहते हैं कि उनकी सिलेक्शन के चांसेस हों तो मिनिमम मार्क्स परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट है वो है 70%। इससे ज़्यादा जितने होंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो पीएचडी है मास्टर एंड पीएचडी उसके लिए 75% या सीजीपी की जो मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए वो 75% एटलीस्ट होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस में करना चाहता है, बीडीएस में करना चाहता है या डी फार्मेसी में करना चाहता है तो 90% उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 90% से कम वाला स्टूडेंट बिल्कुल भी मेडिकल फील्ड में अप्लाई नहीं कर सकता, लाइक एमबीबीएस, बीडीएस या डी फार्मेसी में। बाकी किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहता है 70% मार्क्स है तो वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट दीज 3 डिग्री कोर्सेज। अब यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करें, जो स्टूडेंट बैचलर में अप्लाई करना चाहता है उसकी मैक्सिमम एज 21 होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। जो स्टूडेंट मास्टर करना चाहते हैं उनकी एज मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। और जो पीएचडी के लिए करना चाहते हैं मैक्सिमम एज 35 है, इससे कम है तो वेल एंड गुड। उसके बाद कोई अगर रिसर्च स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है, रिसर्च में जो रिसर्च में जो है ना मैक्सिमम एज जो है ना वो है 50 ईयर्स, 50 साल, इससे कम है तो वेल एंड गुड। मैक्सिमम जो है ना 50 ईयर्स उन्होंने रखी हुई है।
तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में कराए जाते हैं। इंग्लिश में भी कराए जाते हैं, टर्किश में भी कराए जाते हैं, और दोनों लैंग्वेज में भी कराए जाते हैं। लाइक इंग्लिश प्लस टर्किश दोनों एक ही डिग्री में कराए जाते हैं। लेकिन आपने वो डिग्री सेलेक्ट करनी होती है जो इंग्लिश स्टार्ट हो, तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इनबॉक्स में आके पूछते हैं जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे दोबारा से ये वीडियो देखने के बाद भी। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने लगा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से। पहले है जी पासपोर्ट या CNIC, ठीक है। जिनकी एज 18 ईयर्स है वो अपना पासपोर्ट बनवा लें। अगर पासपोर्ट पासपोर्ट सॉरी नेशनल आईडी कार्ड या CNIC या पासपोर्ट नहीं बना हो तो बनवा सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद उनके पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। कुछ आके पूछते हैं जी पासपोर्ट कंपलसरी है कि नहीं, तो इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अप्रोक्सीमेट 99% पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होते हैं जिसमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन तो डेफिनेटली इसकी जरूरत पड़ती है। तो बाद में आपका स्कॉलरशिप लाइक लग जाता है, आपके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ या पासपोर्ट बनवाने में देर लग जाती है, कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उन इश्यूज से बचने के लिए आपको डेफिनेटली अभी टाइम है, पड़ा अभी अपना पासपोर्ट बनवा के रख लें। उसके बाद आ जाते हैं जी पासपोर्ट फोटोग्राफ, ये आपकी पिक्चर कोई भी होनी चाहिए, नो इशू। उसके बाद आपके पास जिसको हम बाज़ औक़ात मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड भी कहते हैं, हम DMC भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सनद से पहले मिलती है, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं। जिन स्टूडेंट के पास रिजल्ट कार्ड है, नो इशू, अगर सनद उनको नहीं मिली तो नो इशू, वो रिजल्ट कार्ड की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से बैचलर के स्टूडेंट जिनको अभी डिग्री नहीं मिली वो ट्रांसक्रिप्ट की बेस में अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मास्टर वाला स्टूडेंट अगर उनको डिग्री नहीं मिली तो वो MS MPhil की ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, डिग्री नहीं है, नो इशू। DMC, रिजल्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट्स की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो ये होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर। अब ये मोटिवेशन लेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी मोटिवेशन एक्सप्लोर करनी पड़ती है, राइट करनी पड़ती है। आपका पर्पस क्या है वो आपको खुद राइट करना पड़ता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ChatGPT यूज कर लें, AI यूज कर लें, इधर से कॉपी पेस्ट करके जस्ट अपलोड कर देंगे, तो आपके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं जी बगैर मेहनत किए ChatGPT से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आके अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्टेबल भी नहीं होते। तो वो जैसे ही उसको अप्लाई चेक करते हैं, वहाँ पे इवन के जो AI डाटा होता है या ChatGPT डाटा होता है, वहाँ पे जो प्रोफेसर होता है ना वो देखते ही उसको पता लग जाता है कि ये बच्चे ने खुद लिखा है या किसी AI जो सोशल्स हैं लाइक ChatGPT है, परप्लेक्सिटी है या कोई भी है, अगर उनसे जनरेटर हो प्रोफेसर देखते ही उसको पता लग जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ से बचना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं खुद से राइट करने हैं, खुद की मोटिवेशन वहाँ पे आपने टाइप करनी होती है, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है पड़ा, नवंबर भी है पड़ा, दिसंबर भी है पड़ा, इवन के जनवरी भी है पड़ा, तो 3 मंथ है अपने, 3 मंथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे वे में प्रिपेयर करके रख लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो, ठीक है। उसके बाद आता है जी लेटर ऑफ मोटिव, सॉरी लेट रिकमेंडेशन लेटर्स। अब ये रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने FA FSC की हुई है उनको नहीं पता होता कि ये रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से बनवाना होता है। तो ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन लेटर है, FSC वाले बच्चे अपने टीचर से बनवाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक इधर से इन फॉर्मेट को आप ChatGPT इधर उधर से लेना चाहे आप ले सकते हैं। टेम्पलेट, यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट मिल जाती है, यहाँ पे कोई भी आप देखना चाहें, ठीक है, यहाँ से देख के अपना लेटर रिकमेंडेशन बनवा सकते हैं या AI मॉडल से भी जनरेट करा सकते हैं। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेसर को या आपके टीचर को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए आपकी। तो ये देखिए ये इसने बना बनाया दे दिया है, सिंपली आपको अपना यहाँ पे डाटा ऐड करना होता है, ठीक है। ये लेटर रिकमेंडेशन होता है, ये आपने अपने टीचर से साइन करवाने होते हैं, फिर ये दो आपने बनवाने हैं। और जो स्टूडेंट PhD के लिए भी करते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग और कम्पिटिटिव रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मैक्सिमम आई नो स्टूडेंट जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाता है वो ChatGPT यूज़ करता है या AI टूल यूज़ करता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करता है, फिर हाफ और 70% उनको जो है ना फिर बिल्कुल रीराइट भी नहीं करता। मैक्सिमम जो है ना AI टू ह्यूमनाइज जो
वेबसाइट में मिल जाती है, वहाँ से कन्वर्ट कर लेता है, तो वो टोटली जो है ना रॉन्ग हो जाता है। सेंटेंस बिल्कुल ही अंडरस्टैंडेबल भी नहीं रहते, ठीक है। लाइक एक जनरल लैंग्वेज जो होती है ना इंग्लिश की, वो लग भी नहीं रही होती। तो ये जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लाइक गूगल स्कॉलर पे, यहाँ पे गूगल स्कॉलर है, इसको ओपन करें। यहाँ पे गूगल स्कॉलर आ गया। अब यहाँ पे जो आपने टाइटल डिसाइड किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे अपना टाइटल पुट करें, लाइक इफेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, लाइक मेरा ये टॉपिक है, ये इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ये मेरा टॉपिक है जिस पे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, इस पे मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। यहाँ पे इसको इंटर कर देता हूँ, इंटर करूंगा ना, तो यहाँ पे जो है ना आपको मल्टीपल ऑलरेडी पब्लिश्ड जो आर्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब ये सारे आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को पढ़ो, 3-4 को पढ़ोगे, फिर इन्हीं ही पब्लिश्ड आर्टिकल्स में से आपने इंट्रोडक्शन राइट करना होता है, ठीक है। रिसर्च गैप्स यहीं पे आपको मिलते हैं, ठीक है। रिसर्च गैप्स वो होता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड पेपर है, ठीक है, उस बच्चे ने ऑलरेडी रिसर्च की हुई है, फिर आप उसी टॉपिक को लेके दोबारा क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनमें से कोई नॉकस जो होते हैं या कोई गैप्स होते हैं, वो आपने निकालने होते हैं, वो अपने प्रपोजल पे आपने मेंशन करना होता है, और वही प्रोफेसर को आपने बताना होता है कि मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ होती है रिसर्च गैप्स की। उसका आपको साथ में अटैच रेफरेंस ऐड करना होता है। मैक्सिमम जो है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं चैट जीपीटी से, राइटअप कुछ होता है, रेफरेंसेस कुछ होते हैं, लाइक कुछ ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक है ये, अब 2-3 लाइंस हैं, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर किया ना, अब रिसर्च प्रपोजल की लाइन में ये आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। या यहाँ पे देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज, ये मैंने लाइन ऐड कर दी अपने रिसर्च प्रपोजल पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं कुछ, यहाँ से इंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल आ गए, कुछ भी नहीं करते, कुछ यहाँ पे इंपोर्ट इनटू नोटपैड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सिंपल, इसको पढ़ते भी नहीं है, ठीक है। आया कि ये कंप्लीटली लाइन जो आप जिसके रेफरेंस यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, ये लाइन एक बेसिक है, ठीक है, इस बेसिक इसका कोई मैं नहीं है ना। अब ये लाइन आपको इस आर्टिकल में मिलती भी है कि नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ही आपने इसका रेफरेंस ऐड करना होता है। ऐसे नहीं कि लाइक यहाँ पे मैं क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, इनमें से कोई भी उठा के उसका रेफरेंस उठा के मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ, तो ऐसा भी नहीं होता। अप्रॉक्सीमेट जो पीएचडी का प्रोफेसर होता है वो तमाम तर चीज़ें चेक करता है, ठीक है। एक प्रपोजल ही आपकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंडेंट होता है प्रोफेसर की, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल आप टाइम लगा लें, 1 मंथ लगता है, 2 मंथ लगते हैं। जब लाइक अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करते हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट अपना प्रपोजल पहले प्रिपेयर ना करें, प्रोफेसर को रीच आउट करें, वहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, तब आप 1 मंथ लगा लें, 15 दिन लगा लें, प्रोफेसर के साथ इन डिस्कशन में रहें, फिर प्रपोजल बना के उसके साथ शेयर कर लें, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिक चीज़ें आपने माइंड में रखनी है इन रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होनी चाहिए। एफएससी वाले स्टूडेंट जहाँ से उन्होंने एफएससी पास किया, स्कूल है, कॉलेज है, उधर से बनवाएंगे। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से या मास्टर है अपनी यूनिवर्सिटी से बनाएंगे। एप्लीकेशन का मेथड ये होता है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाना होता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, ईमेल वेरीफाई करें, उसके बाद इंफॉर्मेशन ऐड करें, एकेडमिक इंफॉर्मेशन ऐड करें, फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फिर जो है ना मेन चीज़ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और मैक्सिमम आप 12 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से पहले पहले जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करो, उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने केयरफुली चेक करनी है कि आया कि वो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोई आइल्स और टोफिल की डिमांड तो नहीं कर रही, तो अप्रॉक्सीमेट डिमांड्स नहीं करेंगी अंडर दिस स्कॉलरशिप। कुछ हैं जो आइल्स की भी रिक्वायरमेंट करेंगी, तो आपने उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आइल्स और टोफिल की रिक्वायरमेंट ना हो, वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लास्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बनवाया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। दूसरा, जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है ना, वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो और वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है, पढ़ाए जा रहे हो। तो ये दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये बेसिक है और क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो एप्लीकेशन करते हुए, ठीक है, ना यूनिवर्सिटी को रिसर्च करते हैं, ना यूनिवर्सिटी को देखते हैं, बस वहाँ पे पोर्टल पे जाते हैं, ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आते हैं, सिंपली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की,
प्रोग्राम सेलेक्ट किया, सबमिट कर दी, दैट्स इट। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जब ये तमाम तर चीज़ें आपने केयरफुली फाइनलाइज कर ली, फिर आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट करते हैं तो आपको इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनकी तरह से वो आपको मेल पे दे दी जाती है। इवन कि जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होते हैं उनको भी मेल आती है, जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं होते उनको भी मेल आ जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मेल पे फोकस रखना होता है, इधर उधर से पूछने की या वेट करने की जरूरत नहीं होती। बस सबमिट करें और ईमेल का वेट करें, चाहे वो 2 मंथ बाद आता है, 3 मंथ बाद आता है, चार। लेकिन वहां पे उनका स्केड्यूल भी गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक जैन टू फेब एप्लीकेशन सबमिशन, एवोल्यूशन फेज मार्च अप्रैल, इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है अप्रैल टू जून में, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो अगस्त में होता है, और सितंबर में स्टूडेंट की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। सितंबर 2026 में उनकी क्लासेस जाके स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ एडवाइस ऐड किया है। अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लें, ठीक है। और उसके साथ साथ एक पावरफुल मोटिवेशन लेटर भी लिखना स्टार्ट कर दें। उसके बाद तमाम तर चीज़ें अपने मोटिवेशन पे, आपकी लीडरशिप है, वॉलंटियर वर्क है, एकेडमिक एक्सीलेंस है, कनेक्शन टू टर्की क्या है, कैरियर गोल्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपने एक मोटिवेशन लेटर पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि आपको टर्किश नहीं आती, ये भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन से पहले डबल चेक कर लेना है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। इवन के एक सिंगल आपका मिस्टेक अगर वहाँ पे हो जाता है, लाइक अगर कोई आप अपना वॉलंटियर वर्क वहाँ पे ऐड नहीं करते, भूल जाते हो, लीडरशिप क्वालिटी है वो भूल जाते हो, तो सबमिशन से पहले आपने कॉन्फिडेंटली चेक कर लेना है कि आया कि आपकी एप्लीकेशन एक कम्पिटिटिव वे में फाइनलाइज हो चुकी है, अब मैं सबमिट कर सकता हूँ। अगर आप जस्ट ट्राई करना चाह रहे हो, जी मैं ट्राई करता हूँ मे भी हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्कॉलरशिप कोई भी हो, किसी भी कंट्री का हो, वो टाइम लेता है। वो आपको ऐसे नहीं कि 2 महीने देते हैं, जी 2 महीने में आप इसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, वो इस वजह से देते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में टाइम लगना होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में टाइम लगना होता है। ये सारी चीज़ें होती है ना, इसी वजह से 2 से 3 मंथ आपको दिए जाते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बता दी हैं, ठीक है। मजीद अगर आपको कोई भी पॉइंट है इसके रेलिवेंट या मुझसे रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आप इस स्कॉलरशिप की एक पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक गिवन है, जिस पे डायरेक्टली क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या नंबर जो है ना आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेड सर्विसेज के लिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।